नमस्कार। कल हमने भाषा की परिभाषा और भाषा की कुछ विशेषताओं के बारे में जानकारी हासिल की। कुछ विशेषताएं हमारी बाकी थी, उन विशेषताओं के बारे में हमें जानकारी लेना है। 12 विशेषताएं हम लोगों ने कल देखी थी। अभी भाषा की 13वीं विशेषता है, भाषा अनुकरण से प्राप्त होती है। अनुकरण का मतलब है कि उसका अनुसरण करना। अरस्तु के अनुसार अनुकरण मनुष्य का सबसे प्रधान गुण है। भाषा सीखने में उसी का उपयोग करता है। माता पिता, गुरु और समाज में बालक जो देखता है, सुनता है, उसका अनुकरण करके भाषा का अर्जन करता है। माँ दूध कहेगी तो बच्चा दूध ही कहेगा। माँ मिल्क कहेगी तो बच्चा भी मिल्क ही कहेगा। इस प्रकार बचपन में माता पिता द्वारा उच्चारित शब्दों का अनुकरण करता है। कई बार अशुद्ध एवं अस्पष्ट उच्चारण करता है। धीरे धीरे शुद्ध शब्दों में बोलने में समर्थ हो जाता है। यह सीखने की प्रक्रिया बाल्यकाल से लेकर जीवन भर चलती रहती है। बाद में लोग व्यवहार एवं शिक्षण से अर्जन की जो क्रिया है वह चलती रहती है। आचार्य पाणिनि और पतंजलि ने लोक व्यवहार को ही भाषा का प्रमुख ज्ञान का साधन माना है। अभी 14वीं जो विशेषता है वह है भाषा परिवर्तनशील है। अभी भाषा कैसे परिवर्तनशील होती है ये हमें देखना है। परिवर्तन कुदरत का नियम है। संसार की प्रत्येक वस्तु परिवर्तनशील है, अतः उसमें परिवर्तन होना स्वाभाविक है। स्थिर वस्तु परिवर्तित नहीं होती। भाषा की परिवर्तनशीलता बहुत शीघ्र दृष्टिगत नहीं होती। परिवर्तन की प्रक्रिया मंद होती है। जैसे बच्चा जन्म से ही जवान नहीं होता, कुछ वर्ष के बाद जवान होता है, फिर कुछ वर्षों उपरांत वृद्ध होता है और मर भी जाता है। भाषा में भी परिवर्तन शताब्दियों में परिलक्षित होते हैं। अग्नि से आग या हस्त से हाथ शब्द बनने में कई सौ वर्ष बीते होंगे। भाषा हर सदी में परिवर्तन होती है। कभी सुनने और समझने में त्रुटि होती है तो कभी इस प्रकार भाषा में परिवर्तन आ जाता है। प्रारंभ में परिवर्तन छोटे होते हैं, बाद में विशाल रूप ग्रहण करके भाषा में विशेष परिवर्तन ला देते हैं। यही कारण है कि वैदिक संस्कृत से संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी तक परिवर्तन दिखाई देता है। छात्रों, भाषा की 15वीं विशेषता है प्रत्येक भाषा की संरचना कृतक होती है। विश्व की प्रत्येक भाषा की अपनी अपनी तरह संरचना होती है। किसी भाषा भी भाषा की तरह रचना दूसरी भाषा से पूर्णतया नहीं मिलती। ध्वनि, शब्द, पद, वाक्य, अर्थ आदि में हर स्तर पर भिन्नता होती है। जैसे हिंदी की रचना के वाक्य में कर्ता, कर्म, क्रिया का क्रम है, तो अंग्रेजी में कर्ता, क्रिया, कर्म ऐसा क्रम है। संस्कृत भाषा में 3 लिंग है तो हिंदी में 2 ही लिंग है। इसी प्रकार हर भाषाओं के अपने अपने नियम हैं, वह नियमों के अनुसार ही संचलित होती है। अगली विशेषता है भाषा कठिनता से सरलता की ओर जाती है। मनुष्य स्वभाव से ही सरलता प्रिय प्राणी है। वह हर क्षेत्र में श्रम और शक्ति की बचत करना चाहता है। अगर मनुष्य को थोड़े श्रम में कोई वस्तु मिले तो वह अधिक श्रम क्यों करेगा। मनुष्य की यही प्रवृत्ति भाषा के क्षेत्र में सक्रिय रहती है। जिस प्रकार जल की धारा ऊपर से नीचे की ओर जाती है, उसी प्रकार भाषा भी कठिनता से सरलता की ओर उन्मुख होती है। जनसाधारण में यह प्रवृत्ति देखी जाती है कि जहाँ कठिनता महसूस होती है वहाँ सरलता से काम लिया जाता है। प्रयत्न, लाघव, मुख सुख आदि कारणों से भाषा में कई परिवर्तन होते हैं। उच्चारण सौख्य के कारण कठिन ध्वनियों के स्थान पर सरल ध्वनियाँ आ जाती है। जैसे सत्येंद्र को सतेंद्र, फिर विजय को विजू कहने लगे। उसी तरह से
उपाध्याय का झा, अभ्यंतर का भीतर, जयराम का जयराम, मुखोपाध्याय का मुखर्जी, बादोपाध्याय का बैनर्जी, लोहकार का लोहार, चर्मकार का चमार आदि इसके उदाहरण दिए जा सकते हैं। भाषा की 17वीं विशेषता है भाषा संयोगावस्था से वियोगावस्था की ओर बढ़ती है। मूल रूप से प्राय सभी भाषाएं संयोगावस्था में थी, बाद में वह वियोगावस्था में आ गई। संयोग अवस्था से तात्पर्य है प्रकृति और प्रत्यय का मिला जुला रहना, और वियोगावस्था से तात्पर्य है प्रकृति और प्रत्यय का अलग अलग रहना। संस्कृत सहित अर्थात संयोगात्मक भाषा और हिंदी वियोगात्मक भाषा है। जैसे संस्कृत में रामेशा कार्य कृतम, राम भोजन पचती में प्रकृति और प्रत्यय का समन्वित रूप है, परंतु हिंदी में वियोगावस्था दृष्टिगोचर होती है। जैसे कि संस्कृत में कहा जाए रामेशा कार्य, उसे हिंदी में हम लोग कहेंगे राम ने काम को। इसी प्रकार संस्कृत में रामाय वृक्ष पड़ती, उसे हिंदी में कहा जाएगा राम के लिए वृक्ष पर पड़ता है। इससे स्पष्ट है कि भाषा संयोगावस्था से वियोगावस्था की ओर चलती है। अगली विशेषता है भाषा स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाती है। अभी इसमें बताया गया है कि भाषा अपने आरंभिक रूप में स्थूल या अप्रौढ़ थी, क्रमशः वह सूक्ष्म तथा प्रौढ़तर होती जाती है। मानव के विकास के साथ ही भाषा का विकास होता रहता है। यह विकास दो दृष्टियों से देखा जाएगा। एक, मानव की आदि अवस्था से आज की विकास अवस्था तक। दो, जन्म से लेकर क्रमशः एक प्रौढ़ परिपक्व व्यक्ति के रूप में विकास कर लेने की अवस्था तक। आदि मानव की तुलना में आज के मानव की भाषा अत्यंत प्रौढ़ और परिपक्व है। इसी कारण शिशु की तुलना में परिपक्व की भाषा पर्याप्त परिमार्जित होती है। भारतेंदु से लेकर आज तक भाषा में कितना परिष्कार होता रहा है और आगे भी होता रहेगा। छात्रों, अगली विशेषता है भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता। अंतिम या पूर्ण वस्तु वह होती है जो बन चुकी है, परंतु जो प्रोसेस में है वह अंतिम नहीं होती। भाषा गतिशील और प्रवाहमान है। भाषा परिवर्तनशील है, अतः इसका कोई अंतिम स्वरूप नहीं हो सकता। न संसार का कोई अंतिम स्वरूप है, न मानव शरीर का, न मानवीय भाषा का। मृत शरीर के तुल्य मृत भाषा का अवश्य अंतिम स्वरूप हो सकता है, जीवित भाषा का नहीं। जहाँ जीवन है वहाँ परिवर्तन है, जहाँ परिवर्तन है वहाँ विकास है, जहाँ विकास है वहाँ नित्य नूतनता है। इसलिए भाषा के अंतिम स्वरूप की न कल्पना की जा सकती है, न उसके विषयों में कोई भविष्यवाणी की जा सकती है। अगली विशेषता है प्रत्येक भाषा की भौगोलिक सीमा होती है। भाषा के संबंध में एक कहावत है, 4 कोस पर पानी बदले 8 कोस पर वाणी। स्थान भेद से भाषा में भेद आ जाता है। जैसे हिंदी के अंतर्गत ब्रज, अवधी, भोजपुरी आदि, परंतु बंगला, मराठी, गुजराती आदि हिंदी से अलग है। इस सब की अपनी अपनी भौगोलिक सीमा है। उस निर्धारित सीमा में ये भाषा प्रचलित है। बाहर जाने पर भाषा में भेद आ जाता है। इस प्रकार अंग्रेजी, रूसी, चीनी की भी अपनी अपनी निर्धारित भौगोलिक सीमाएं हैं। अगली विशेषता है भाषा की ऐतिहासिक सीमा भी होती है। जिस प्रकार प्रत्येक भाषा की भौगोलिक सीमा होती है, उसी प्रकार उसकी ऐतिहासिक सीमा भी होती है। ऐतिहासिक भाषा
विज्ञान प्रत्येक भाषा के इस इतिहास पक्ष को लेता है। प्रत्येक भाषा प्रारंभ में किसी रूप में थी, बाद में बदलकर किस रूप में आई, वह किस समय से किस समय तक प्रचलित रही, इन बातों पर ऐतिहासिक भाषा विज्ञान में विचार होता रहा। इस दृष्टि से संस्कृत, पाली, अपभ्रंश, आर्य भाषाएं आदि का समय निर्धारित किया गया है। अगली विशेषता है, भाषा में सामाजिक दृष्टि से स्तर भेद होता है। समाज का प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से अलग होता है। कोई शिक्षित तो कोई अशिक्षित होता है। जिस प्रकार पढ़े लिखे शिक्षित वर्ग की भाषा होती है, उस प्रकार अनपढ़ अशिक्षित वर्ग की नहीं होती। इसी कारण भाषा में मानक और अमानक दो रूप सामने आते हैं। संसार की प्रत्येक भाषा में सामाजिक दृष्टि से स्तरभेद देखा जा सकता है। उच्च स्तरीय भाषा में शब्दकोश का बाहुल्य, व्याकरण के नियमों का प्रयोग, ध्वनियों का सुस्पष्ट उच्चारण और शैली सौंदर्य रहेगा। निम्न स्तरीय भाषा में इन गुणों का अभाव रहेगा। इसके बाद अगली विशेषता है, भाषा स्थिरीकरण और मानकीकरण प्रभावित होती है। भाषा का प्रारंभिक रूप में जो बोलचाल का रूप होता है, उसमें रूपभेद होते हैं जो धीरे धीरे परिनिष्ठित या स्थिरीभूत हो जाते हैं। स्थिरीकरण भाषा की अपनी प्रवृत्ति नहीं है, वह तो विद्वानों का प्रयत्न है। भाषा तो स्वतंत्र, मुक्त एवं परिवर्तनशील है। वह गतिशील बनी रहना चाहती है, पर उसके प्रयोग में एकरूपता लाने हेतु उसे अव्यवस्था से बचने के लिए विद्वान लोग उसके रूप को स्थिर करने में प्रयत्नशील रहते हैं। अगली विशेषता है छात्राओं, भाषा के उच्चारित रूप में पहले परिवर्तन होता है। पहले कह चुके हैं कि भाषा में परिवर्तन होता है। इस परिवर्तन का प्रथम प्रभाव भाषा के उच्चारित रूप पर पड़ता है। व्यक्तिगत उच्चारण में अंतर होते होते वह समाज के उच्चारित रूप में भी परिलक्षित होने लगता है, जिसके परिणाम स्वरूप अग्नि आग हो जाता है। भाषा में जो कुछ परिवर्तन होते हैं वे पहले और सीधे मौखिक रूप में होते हैं, बाद में वे उसके लिखित रूप को प्रभावित करते हैं। मौखिक रूप की तुलना में लिखित रूप अधिक स्थायी रहता है, पर यह अनिवार्य नहीं कि मौखिक रूप में वे परिवर्तन तुरंत ही लिखित रूप को प्रभावित कर देंगे। जब लिखित और उच्चारित रूप में बहुत अंतर पड़ जाता है, तब लिखित रूप में संशोधन करना पड़ता है। इस तरह से कुल मिलाकर सभी भाषाओं की जो विशेषता या फिर प्रवृत्तियाँ थी, उन पर विचार विनिमय हम लोगों ने किया। धन्यवाद।